नमस्कार, साहब संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम भादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करने वाले हैं भादरा आसपास खबरों की, देश प्रदेश की प्रमुख खबरों की अपडेट, मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी दोस्तों इस बुलेटिन में देंगे। लेकिन सबसे पहले आज हम उस घटना का जिक्र करेंगे दोस्तों, जो कि सबसे बड़ी घटना भादरा क्षेत्र में आज घटित हुई है। हमारे एक पत्रकार साथी का दोस्तों आज शव मिला संदिग्ध परिस्थितियों में बाईपास पर, और उस शव को देखकर उनकी हत्या की संभावनाएं जताई जा रही है। दोस्तों, क्या था मामला, किस प्रकार से इस पत्रकार की हत्या की गई, क्यों इसकी हत्या की गई, और पुलिस ने जो 7-8 लोगों को राउंड अप किया है वो लोग कौन थे, इसके बारे में विस्तार से मैं आपको समाचार बताऊं तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूं ये पत्रकार कौन है। हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी और प्रेस क्लब के संरक्षक लाल मोहम्मद मुआलजन, जो कि दोस्तों 1964 में वो पत्रकारिता जगत में आए थे, हनुमानगढ़ जिले के सबसे वरिष्ठ पत्रकारों में है। उनका सबसे छोटा पुत्र दोस्तों, उनका नाम है मोहम्मद रमजान, जो कि जन साहब के ही एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र के उनको संपादक भी बनाया हुआ था, और वो पत्रकारिता से संबंधित ही कामकाज जन साहब के नीचे रहकर करते रहे थे। तो मोहम्मद रमज़ान 40 वर्षीय उम्र है उनकी, और उनका एक पुत्र है, एक पुत्री है, और उनका एक जो पुत्र है वो अपने दादाजी के साथ लाल मोहम्मद मुआलजन के साथ आज भी इसी पत्रकारिता क्षेत्र में घूमता है, फिरता है और सारी खबरें जो है वो कलेक्ट करता है। तो दोस्तों, ये घटना जो है वो मोहम्मद रमज़ान के साथ हुई, जो कि लाल मोहम्मद मुआलजन के सबसे छोटे पुत्र है। और उनकी सारी पुलिस ने जब कॉल डिटेल निकाली और सीसीटीवी फुटेज खंगाले, क्योंकि घटना है दोस्तों कल देर शाम की, जब देर शाम को 8-9 बजे तक रमजान घर पर नहीं पहुंचा, तो दोस्तों लाल मोहम्मद जन अपने पुत्र को लिए उसको ढूंढने के लिए निकल पड़े, क्योंकि वो ड्रिंक का भी आदी था, अपने यार दोस्तों के साथ शराब का सेवन कभी कभार करता था। तो दोस्तों, इसको लेकर जहाँ जहाँ वो जा सकता था वहाँ वहाँ पूछताछ की गई। उसके बाद में जन साहब को एक वहाँ से क्लू मिला कि वो ड्रिंक की है और किसी होटल में है। तो उसके बाद में दोस्तों जन साहब ने पुलिस थाना में सूचना की, और पुलिस थाना के बाद में जन साहब के पास 2-3 इस प्रकार के फ़ोन आए कि एक शव पड़ा है, जो नोहर रोड है और वहाँ से तारानगर सावा की तरफ रोड जाती है, वो बाईपास दोस्तों आपने देखा होगा, नहर के पैरेलल जो रामतलाई धाम की तरफ जाने वाला और हाथीपुरा के पास में से गुजरने वाला उस बाईपास पर कॉलोनी के पास एक शव पड़ा था। और ये सुबह सूचना मिली, क्योंकि रात भर खोजबीन करने के बाद में जब रमज़ान का कहीं अता पता नहीं मिला, तो लाल मोहम्मद जन साहब ने पुलिस को सूचना की। पुलिस ने भी उनकी खोजबीन प्रारंभ की, लेकिन सुबह जैसे ही वहाँ शव पड़े होने की सूचना मिली तो दोस्तों सनसनी फैल गई पूरे भादरा क्षेत्र में। और वो शव जो था वो मोहम्मद रमज़ान का था, और 2-3 चोट के अलावा ज़्यादा चोट नहीं थी, लेकिन वहाँ एक गाड़ी के भी निशान थे, और संभवतः उस कार में लाकर रमज़ान को वहाँ बाईपास के पास सड़क के किनारे पटक दिया, और उसके बाद में उसको घसीटते हुए दोस्तों झाड़ियों में के कॉलोनी के पास से झाड़ियों में वहाँ रखा गया, और उसके ऊपर भी इस प्रकार से झाड़ियाँ वगैरह डाल दी गई ताकि किसी को दिखाई न दे। तो दोस्तों मंशा यहाँ स्पष्ट है, मार कर सब यहाँ डाले गया जैसी संभावना यहाँ प्रतीत हो रही है। और पुलिस को भी प्रथम दृष्टया इसी प्रकार का आभास भी हुआ, और उसके बाद में चली कवायद दोस्तों, एक एक करके कड़ियों को जोड़ते हुए पुलिस ने मामले में अनेक लोगों को राउंड अप किया, और करीब 7-8 लोगों को राउंड अप किया। पूछताछ के आधार पर आगे से आगे पुलिस कड़ी जोड़ते हुए तफ्तीश मामले की कर रही थी। इसी दौरान दोस्तों
उनका शव जो है रमज़ान का वो राजकीय सामुदायिक अस्पताल के मोर्चरी में रखवा दिया गया और वहाँ कौतूहल वश लोगों की भारी भीड़ धीरे धीरे उमड़ने लगी थी और लाल मोहम्मद जन का पूरा परिवार दोस्तों वहाँ पहुँच चुका था। और उसके बाद में धीरे धीरे चली इस कवायद के बाद भादरा में जो सीआई रणवीर साईं है डिप्टी महोदय पहुँचे, एडिशनल एसपी पहुँचे, मामले में तेजी आई और जांच तेजी के साथ चली। लोगों को जो इन्वॉल्व हो सकते थे ऐसे लोगों को राउंड अप किया गया और उसके बिना पर दोस्तों जांच आगे बढ़ी और उसके बाद में पोस्टमार्टम भी सभी की सलाह मशवरे के साथ सहमति के साथ पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम में जो सामने आया निकल कर मौत का राज, किस प्रकार से मौत हुई, क्या शरीर पर चोटों के निशान थे, उसको लेकर डॉक्टर्स ने, चिकित्सक ने, जो 2 चिकित्सक के दल ने ये पोस्टमार्टम किया था, उनका कहना है कि रमज़ान की पंसलियाँ टूटी हुई थी भीतर से और अंदर तक फेफड़ों तक में चोटें आई हुई थी, नुकसान पहुंचा था और संभवतया इसी को लेकर रमज़ान की मौत हुई है। तो संभवतया अब अंदाज़ा यही लगाया जा रहा है कि या तो जो पुलिस एक थ्योरी बता रही है कि अंडरब्रिज के अंदर जो नोहर की तरफ जाने वाला है पुलिस थाना से आगे, एक ऑटो टेम्पू जो है वो वहाँ पलट गया था, दुर्घटना का शिकार हुआ था, हल्का सा पलटी मार दी थी उसने, संभवतया उसमें रमज़ान हो और उसको ये चोटें आई हो और उसकी मौत हुई हो। लेकिन उसकी मौत अगर टेम्पू में अंडरब्रिज के भीतर इस प्रकार से हुई तो उसका शव बाईपास पर कैसे पहुंचा 1 किलोमीटर दूर वहाँ से, और कार में ले जाकर उसके शव को वहाँ क्यों डाला गया। तो ये दोस्तों तफ्तीश करने वाली बात है, इसमें जांच करने वाली बात है। गहनता से इस मामले की प्रकरण की जांच करने की आवश्यकता है। पुलिस की ये जो थ्योरी है दोस्तों कहीं ना कहीं कारगर सिद्ध नहीं होती, लेकिन पुलिस कड़ियाँ जोड़कर चल रही है, आगे बढ़ रही है। आज देर शाम तक मामले का खुलासा नहीं हुआ कि किस प्रकार से रमज़ान की हत्या हुई या मौत हुई है या क्या, किस प्रकार से ये जो वारदात है वो घटना के रूप में सामने आया है। तो इसको लेकर अलग अलग चर्चाओं का बाजार भी दिन भर भादरा में गर्म रहा, लेकिन एक पत्रकार की हत्या की खबर से क्षेत्र में सनसनी भी फैल गई और सोशल मीडिया पर दोस्तों कौतूहल वश लोगों की जिज्ञासाएं थी, वो तरह तरह की चर्चाएं कर रहे थे और क्षेत्र में कानून व्यवस्थाओं के जो एकदम खोखलापन है दोस्तों, कानून व्यवस्था नकारा और नाकाम सिद्ध हो रही है क्योंकि चोरियां दिनों दिन हो रही है, अनेक प्रकार की इस प्रकार की घटनाएं क्षेत्र में घट रही है। तो उसको लेकर जरूर दोस्तों सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं पुलिस पर कि ऐसी घटनाएं पुलिस रोक क्यों नहीं पा रही है। इसके पीछे दोस्तों मैं एक घटना का जिक्र और करना चाहूँगा क्योंकि क्षेत्र में पिछले 2-3 वर्षों में नशे का प्रचलन बढ़ा है, चिट्टे का सेवन तेजी के साथ बढ़ा है और चिट्टे ने ऐसी कई वारदातों में यहाँ अपनी एंट्री स्पष्ट की है, सिद्ध की है। आपको याद होगा कई महीने पहले एक फौजी की हत्या की गई थी, उनके घर में घुसकर वो जो चिट्टे का सेवन करने वाले युवक थे हरियाणा के, उन्होंने की थी। तो चिट्टा एक महंगा नशा है दोस्तों और इसकी आगोश में और इसकी लत में आए युवकों को हर हाल में इस चिट्टे का सेवन करना होता है और उसके लिए वो किसी भी वारदात को किसी भी स्तर पर जाकर अंजाम दे सकते हैं। तो क्या ये इस प्रकार की घटना तो नहीं। और सीसीटीवी फुटेज जब पुलिस खंगालते हुए एक एक तार जोड़ते हुए इस मामले की तफ्तीश में आगे बढ़ी तो करीब 7 बजे कल देर शाम को दोस्तों जो सावा रेलवे फाटक से आगे जाकर नहर की पुलिया के आगे जो होटल बने हैं दोस्तों, उन होटल में उन सभी 5-7 लोगों की सीसीटीवी फुटेज आई। वहाँ उन्होंने शराब पी है और शराब पीकर वहाँ से कुशलतापूर्वक वो निकलते हुए दिखाई दे रहे। उसके बाद में रेलवे स्टेशन के पास मयूर होटल के पास इर्द गिर्द इनकी उपस्थिति
का आभास हुआ और यहाँ से पूछताछ करते हुए बहुत से लोगों को राउंड अप भी किया गया है, क्योंकि अभी पुलिस ने इस मामले को लेकर पूरा खुलासा नहीं किया गया है। तो क्या हो सकती है घटना, किस प्रकार से जैसे डॉक्टर्स बता रहे हैं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद कि पंसलियाँ टूटी हुई है रमज़ान की, तो इस लिहाज से रमज़ान के साथ मारपीट भी हो सकती है, मारपीट में भी पंसलियाँ टूट सकती है। और जो ऑटो की जो टेम्पू की एक प्रकार से दुर्घटना का पुलिस कड़ी जोड़ रही है, उसमें भी संभव है अगर दुर्घटना हुई हो, टेम्पो पलटी मारा है वहाँ, अगर अंडर ब्रिज में, देखने वाली बात है, इसकी भी तफ्तीश करने की ज़रूरी है। ये घटना कब हुई और कैसे हुई, पुलिस ने क्यों इसको लेकर तार जोड़ने प्रारंभ किए हैं, ये एक अलग विषय है दोस्तों, जांच का विषय है। लेकिन क्या उससे भी ये हो सकता है या फिर शराब का सेवन करते हुए किसी घटना, इस प्रकार की घटना हुई हो, क्योंकि पंसलियाँ टूटने की जो घटना है वो दोस्तों कहीं ना कहीं मारपीट की ओर इंगित करती है, इशारा करती है। और जो पुलिस थ्योरी दूसरी बता रही है दोस्तों, उसमें भी संभवतः वो भी हो सकता है। ये काम अब पुलिस का है, पुलिस को जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा करना है। स्थानीय प्रेस क्लब की तरफ से भी आक्रोश दर्ज किया गया है और दोस्तों घटना की कड़े शब्दों में निंदा की गई है। सभी पत्रकार साथियों ने इस मामले का जल्द से जल्द खुलासा करने की पुलिस से मांग की है और निष्पक्ष रूप से किसी भी आरोपी को पुलिस बचाने का प्रयास ना करे, ऐसा स्थानीय पत्रकारों द्वारा स्पष्ट रूप से पुलिस प्रशासन को चेता दिया गया है। तो क्या है घटना और कब होगा इसका खुलासा? आज देर शाम तक इस घटना का खुलासा दोस्तों नहीं हो पाया, लेकिन शव का पोस्टमार्टम करके शव जो है परिजनों को सौंप दिया गया और उसके बाद में एक सांप्रदायिक सौहार्द की भी अनूठी मिसाल दोस्तों बांद्रा में देखी गई। और इस जनाजे में बड़ी संख्या में हिंदू लोग भी शरीक हुए, क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार लाल मोहम्मद मुआलजन दोस्तों सबके प्रिय हैं और पत्रकारों में वो सभी के चहेते हैं और बड़ी संख्या में हिंदू लोगों के साथ भी उनके संपर्क संबंध जो है वो लगातार बने हुए थे। तो इसके चलते भी बहुत बड़ी संख्या में लोग सिंपैथी जताने के लिए, शोक जताने के लिए उनके घर भी जा रहे हैं। तो दोस्तों ये बड़ी दुखदाई घटना आज हुई। इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुक रहे तो आज एक बहुत बड़ा चिकित्सा कैंप लगा स्वामी विवेकानंद अस्पताल सेवा समिति में, क्योंकि आज स्वामी विवेकानंद जी की 189वीं जयंती है जो धूमधाम से पूरे देश में दोस्तों मनाई गई है। कलकत्ता में 1863 में उनका जन्म हुआ था और बहुत कम उम्र में ही उनका निधन भी हो गया, लेकिन छोटी सी उम्र में जो बहुत बड़ा संदेश विवेकानंद जी ने पूरे विश्व को दिया दोस्तों वो नायाब है और ऐसा कोई भी समाज सुधारक या संत मैसेज नहीं दे पाया। तो दोस्तों विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति में जो कैंप आज आयोजित किया गया, इसमें जयपुर सहित अनेक प्रदेश के सुप्रसिद्ध चिकित्सक पधारे। 8 की संख्या में चिकित्सक बाहर से आकर यहाँ आज दिन भर सेवाएं दी और 4 चिकित्सक विवेकानंद सेवा समिति के ही पर्सनल स्टाफ के रहे। तो लगभग इस कैंप में 12 चिकित्सकों ने अपनी सेवाएं दी और अनेक बीमारियों का आज परामर्श भी दिया गया लोगों को, कैंप भी लगा और लोगों को फ्री दवाइयाँ भी वितरित की गई। और इसके अलावा लगभग 713 लोगों ने स्वास्थ्य लाभ दोस्तों इस कैंप से उठाया। यहाँ चाय पानी की व्यवस्था भी फ्री की गई थी और बड़ी संख्या में भीड़ हुई। अव्यवस्था जरूर यहाँ देखी गई, हमने भी कवरेज की थी दोस्तों, ज़रूर आप वो कवरेज देख सकते हैं साफ संदेश भारत के यूट्यूब चैनल पर भी और फेसबुक चैनल पर भी। तो इस कवरेज में भी हमने लोगों से भी बात की थी, साफ दिखाई दे रहा था अव्यवस्था कुछ है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़बरदस्त रूप से आज दिखाई दी और 713 मरीजों ने लाभ अर्जित किया। इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 1000 से कहीं अधिक लोग आज इस चिकित्सा कैंप में पहुंचे थे। तो इसके अलावा दोस्तों आज फीता काटकर विदिश दत्त शास्त्री ने इस कैंप का उद्घाटन किया और स्वामी विवेकानंद जी की
प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करके उनको श्रद्धांजलि भी भेंट की गई। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष विकास सराफ सहित मांगीलाल महिपाल और संस्था के कोषाध्यक्ष जगदीश गर्ग, दयानंद खोखेवाला पूर्व अध्यक्ष, रामधारी चचान, देशबंधु मोदी के अलावा अनेकों ऐसी शख्सियतें यहाँ उपस्थित रही। और इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करें तो एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉलेज में छात्र संघ कार्यालय में दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी महाराज की जयंती धूमधाम से मनाई गई। उनकी प्रतिमा के को माल्यार्पण किया गया, उसके बाद में पुष्पांजलि अर्पित की गई और छात्र संघ अध्यक्ष जयपाल गोदारा ने दोस्तों स्वामी जी के जीवन पर प्रकाश डाला और उनके जीवन का अनुसरण करने के लिए युवाओं को प्रेरित भी किया। इस अवसर पर दौलत राम धांधु, विनोद हुड्डा, पवन बुडानिया के अलावा रोहित सांगवान और मुकेश नोखवाल के अलावा पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष प्रमोद सहारण, रोहित, दीपक खुशी, राहुल मेहराणा आदि अनेकों छात्र इस अवसर पर उपस्थित रहे। इसके अलावा दोस्तों चानन मन रंगीला की आज तीसरी पुण्यतिथि रही और उनके पुत्रों ने, पूरे परिवार ने दोस्तों नारायण धाम गौशाला में जाकर सवामणि का भोग लगाते हुए उनकी पुण्यतिथि को मनाया। इस अवसर पर जो सवामणि का भोग दोस्तों नारायण धाम गौशाला में लगाया गया था रंगीला परिवार द्वारा, उसमें पशुओं के लिए चारा की व्यवस्था की गई थी और सभी परिवार के सदस्यों ने गुड़, चारा आदि खिलाकर पशुओं की इस अवसर पर सेवा की और अपने जो ब्रह्मदेव रंगीला है उन्होंने अपने पिता की तीसरी पुण्यतिथि को धूमधाम से इस अवसर पर मनाया और उसी के साथ उनकी पुत्र वधू सरोज देवी भी शामिल थी। पौत्र हरीश रंगीला, पोत्री गुड़िया रंगीला, रोशन लाल अठवाल के अलावा रवि अठवाल, हंसराज अठवाल और अनेक अन्य शख्सियतों में दोस्तों अध्यापक फूला राम राजौरा, नरेंद्र सांखला, देवानंद सराफ और इसके अलावा दोस्तों उमेद सोलंकी और प्रकाश चंद्र शर्मा आदि अनेकों लोग इस अवसर पर गौशाला में शामिल रहे। और इसके अलावा दोस्तों आज हम बात करेंगे कांग्रेस द्वारा एक नया संगठनात्मक चुनावी ढांचा तैयार करके जो प्रदेश अध्यक्ष और महासचिव, जिला अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया को जारी किया गया, अपनाया गया है। और ये चुनाव दोस्तों वोटिंग, ऑनलाइन वोटिंग के साथ होगा। और ये कैसे होगा, नया प्रदेशाध्यक्ष भी राजस्थान को मिलेगा कांग्रेस की तरफ से। और ये चुनाव जो है 28 जनवरी से लेकर 27 फरवरी तक चलेगा ऑनलाइन। तो ऑनलाइन वोट करने वाले जो वोटर हैं वो 18 से 35 वर्ष तक का कोई भी जो कांग्रेस विचारधारा को मानने वाला युवा है वो इसमें वोट कर सकता है, लेकिन वोट के साथ 50 का नोट भी आपको देना पड़ेगा। तो ये प्रक्रिया कांग्रेस ने की है, एक प्रकार से सदस्यता अभियान भी ये कांग्रेस का है। इससे पहले भी ऐसी प्रक्रिया लगभग 4.25 लाख सदस्य बनाए गए थे दोस्तों, इसी प्रकार की प्रक्रिया थी। अब 15 लाख सदस्य बनाने का कांग्रेस का एक प्रकार से लक्ष्य है, टारगेट है। पहले 5 रुपया सदस्यता फीस थी, लेकिन अब ये फीस 50 रुपया कर दी। तो कांग्रेस की सदस्यता भी इसमें युवा लेंगे और 50 रुपये ऑनलाइन जमा कराएंगे और उसके बाद में वो वोटिंग करेंगे अपने प्रदेश अध्यक्ष के लिए, जिला अध्यक्ष के लिए। और इस प्रकार से जो ये सारी प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी तो दोस्तों सर्वाधिक वोट प्राप्त करने वाले प्रत्याशियों का दिल्ली में इंटरव्यू होगा पार्टी मुख्यालय में। और 4 पदों के लिए नामांकन प्रक्रिया भी 18 जनवरी, इसी 18 जनवरी को प्रारंभ हो जाएगी। 19 जनवरी को अंतिम दिन होगा नामांकन का। नामांकन की जांच करके इन प्रत्याशियों को जो है चुनाव के लिए ये तैयार होंगे और 28 जनवरी से 27 फरवरी तक ये चुनाव की प्रक्रिया होगी। तो कांग्रेस ने एक नया सिस्टम प्रारंभ किया है संगठनात्मक ढांचे का। और लगभग दोस्तों जो ब्लॉक अध्यक्ष बनाने की प्रक्रिया थी उसमें भी तेजी आई है कांग्रेस की। एक बार 100 बनाए, उसके बाद में 88 बनाए, फिर
39 करीब बनाए। तो लगभग लगातार कांग्रेस अब सक्रियता दिखाकर 2023 के चुनाव में कमर कस चुकी है और इसी जनवरी माह में 23 जनवरी के बाद में किसी भी क्षण जो है वो बजट पेश होगा। तो बजट क्या रहने वाला है, किस प्रकार के बजट में प्रावधान मिलेंगे, क्या क्या योजना राज्य की जनता के लिए होगी, ये देखने वाली बात है। तो इस पर हमारी भी पूरी नज़रें लगेगी। आज 12 जनवरी को क्या विशेष दिन रहा, तो दोस्तों हमने आपको बताया स्वामी विवेकानंद जी की आज 189वीं जयंती है। 1863 में कलकत्ता में उनका जन्म हुआ था और उन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी भारत भर में ये दिन मनाया जाता है दोस्तों। और इसकी भी 1984 में विधिवत शुरुआत हुई थी कि इसी दिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में ये मनाया जाएगा। इसके अलावा 1934 में क्रांतिकारी सूर्य सेन को भी चटगांव में दोस्तों अंग्रेज़ों ने फांसी दी थी। तो ये महान क्रांतिकारी रहे हैं। और इसके अलावा दोस्तों अब आपको मंडियों के भाव और मौसम के मिजाज की जानकारी भी देंगे। आदमपुर से शुरुआत करते हैं। नरमा 8600 रुपये प्रति कुंटल रहा आदमपुर मंडी में आज। और कपास के भाव आज 10,251 रहे। फतेहाबाद मंडी में नरमा 8400, कपास के भाव 10,250 रुपये प्रति कुंटल रहे। और बाजरा मंडी में आज ग्वार रहा 5,965 रुपये और बाजरा 2,243 रुपये प्रति कुंटल बिका है। उच्चतम भाव हम आपको बता रहे हैं। सूरतगढ़ मंडी में ग्वार बिका है आज दोस्तों 6,000 रुपये प्रति कुंटल, जबकि नरमा बिका है 8520। कपास के भाव 9500 रुपये, चना के भाव 4650, गेहूं के भाव 2450, जबकि मूंग 7,500 रुपये प्रति कुंटल बिका है। श्री गंगानगर मंडी में नरमा 8420 और इसके अलावा दोस्तों जौ बिका है 2425, मूंग के भाव 7650, गेहूं के भाव 2450 और इसके अलावा चना 4670, सरसों के भाव 5842 रुपये प्रति कुंटल रहे। रायसी नगर मंडी में नरमा बिका है 8494, मोट बिके हैं 5670, मूंग के भाव रहे हैं 7,900, सरसों के भाव 5730, ग्वार के भाव 6121, गेहूं के भाव 2430 रुपये, कपास के भाव 9,000 रुपये और जौ बिका है 2400 रुपये प्रति कुंटल। आज की अंतिम मंडी हमारा पड़ोसी कस्बा सादुल शहर में मूंग बिका है 7500 रुपये, ग्वार बिका है 6,054, बाजरा 2150, चना के भाव 4800 और गेहूं बिका है 2450 रुपये प्रति कुंटल, जबकि सरसों 5800 रुपये और तारामीरा के भाव रहे 4,980 रुपये प्रति कुंटल। तो ये रहे मंडियों के भाव। मौसम का मिजाज बताएं तो आज 12 जनवरी को दोस्तों 12 से 17 डिग्री टेम्परेचर दिन भर रहा और सुबह के समय रहा और देर शाम को आज 14 से 22 जो टेम्परेचर है वो आज देखने को मिला। तो कुछ आज धूप भी करारी निकली, ठंड भी हल्की महसूस हुई, लेकिन हवा जो है वो लगभग दोस्तों 15 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से चली है आज। और देर शाम को भी 16 से 20 डिग्री टेम्परेचर रहने की संभावना है और 11 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। तो कुल मिला के बादल भी 30 से 40% आसमान में छाए रहेंगे। कल 13 जनवरी को कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, और कल 13 जनवरी को लोहड़ी का त्यौहार है जो कि पंजाब का प्रमुख त्यौहार है, देश भर में मनाया जाता है। और इस अवसर पर दोस्तों बड़ी संख्या में घरों में गड्ढा खोदकर आग जलाकर लोहड़ी का त्यौहार मनाने की परंपरा है। और इसके अलावा जो मकर संक्रांति है उस अवसर पर दोस्तों 14 जनवरी को मकर संक्रांति का भी त्यौहार आ रहा है और उस उपलक्ष्य में पतंगे भी आसमान में आपको अब दिखाई देने लगी हैं। तो कुल मिला के मौसम भी बताया जाता है कि लोहड़ी की जो ताव होती है उसके बाद में शरद मौसम जो है वो ढलना शुरू हो जाता है। लेकिन कल 13 जनवरी को मौसम का मिजाज अगर बताएं तो 13 से 17 डिग्री टेम्परेचर दिन में, 19 से 21 दोपहर को तो हल्की सर्दी कम दिखाई दे रही है। कल भी 14 से 18 डिग्री टेम्परेचर देर शाम को, 4 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवा दिन भर चलेगी और रात्रि को भी कमोबश इसी प्रकार से हवा चलती रहेगी। 14 से
15 डिग्री टेम्परेचर देर रात्रि को भी रहेगा और लगभग बादल जो है आसमान में 40 से 50% छाए रहेंगे। तो बरसात की संभावना अभी व्यक्त नहीं की जा रही है, मौसम विभाग द्वारा कोई संभावना नहीं जताई जा रही है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ जो 2-3 दिन पहले बनता हुआ दिखाई दे रहा था वो कमज़ोर होकर टूट चुका है दोस्तों। दोबारा अगर पुनः बनता है तो बरसात के योग फिर एक बार सामने आ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। आप संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।